हेलो गाइस, और बताइए कैसे हैं। और सब बढ़िया है। आई होप कि आप बढ़िया हो। मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूनिक चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन, जो कि गॉस लॉ का थ्योरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थ्योरी, और बहुत ही अच्छे से फील कराकर उस थ्योरी के बारे में बताया गया था। और उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीक़ा से है कि मान लिया जाए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो ऐसा दिया गया है ई नोट आई कैप, यहाँ पर दिया गया है 2 ई नोट जे कैप, एंड यहाँ पर दिया गया है 3 ई नोट के कैप दिया गया है। मान लिया जाए कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यहाँ पे इस तरीक़ा से एक स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है, ये ऐसा मान लिया जाए ये स्क्वायर प्लेट आपका है, और जिसका साइड कितना लिया गया है, जिसका साइड ए है ना, स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है। और आपका जो ये एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 37 डिग्री दिया गया है। नामकरण कर दो भी ए बी और सी डी। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पूछा गया कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, फाइंड फ्लक्स थ्रू द फाइंड फ्लक्स थ्रू द कौन सा प्लेट, स्क्वायर प्लेट। तो आप इसको पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करें, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए कर लिए होंगे सॉल्व। तो इधर देखिए अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, कल हम बता चुके थे कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपली होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म हो, तो सीधा सीधा फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ये दे रखा है, पर एरिया वेक्टर यहाँ पे निकालना होगा। आपको पता होगा एरिया वेक्टर हम इस पे प्रैक्टिस करा चुके हैं। इस यहाँ पर जो एरिया वेक्टर कैलकुलेट किया जाएगा, कुछ इस तरीक़ा से कैलकुलेट किया जाएगा कि ए बी क्रॉस यहाँ से किया जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी, है ना, यहाँ से ए बी क्रॉस ए डी क्रॉस प्रोडक्ट से किया जाता है। जब आप ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे टूटेगा। अगर आप देखेंगे तो ये वाला साइड कितना है, ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस 37 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए साइन 37 आ जाएगा। तो जब आप ए बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से आ जाएगा ए कॉस 37 आई कैप, एंड यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए साइन 37 जे कैप, जो कि ऑलरेडी हम पहले ये वाला बता चुके हैं। तो ए कॉस 37 मतलब कितना हो जाएगा, 4a/5 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a/5 जे कैप हो जाएगा। ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया। उसी तरीक़ा से आप ए डी वेक्टर भी निकाल लीजिए। जब आप ए डी वेक्टर निकालिएगा तो सिंपल सा देखिए कि ए डी वेक्टर सिर्फ अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान है। वो सिंपली क्या हो जाएगा, ए जे कैप हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, क्या वैल्यू पुट कर लीजिए, है ना, ये हटा दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ए वेक्टर भैया, ए क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, 4a/5 आई कैप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखें 3a/5 जे कैप। इसको क्या हो गया, ए बी क्रॉस ए डी क्या हो जाएगा, ए जे कैप। सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट एक साइकिल को फॉलो करता है, सर्कल को फॉलो करता है ना, आई जे के कैप का। तो आप आई और जे करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा ए वेक्टर, जो एरिया वेक्टर है वो आ जाएगा 4a² बटा कितना आ रहा है, 5। पर आई क्रॉस जे जब आप करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, के प्लस में आ जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ पर, सॉरी ये जे नहीं है, ये के कैप है। यहाँ भी देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये के कैप है, क्योंकि जेड एक्सिस के तरफ था। ये पिछले क्लास में भी मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो के क्रॉस जे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे क्या उल्टा आया तो क्या माइनस में आई होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस में 3a² 5 आई कैप। तो आपका ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आपका आंसर। हाँ भाई, तो क्या कर रहे थे कि आई और वाई के साथ हो गया तो माइनस के साथ आ गया, जे वाला के साथ तो होगा नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो के वाला के साथ देखोगे तो ये प्लस में कितना आ जाएगा, 3 ई नोट आ जाएगा, एंड इंटू में क्या आ जाएगा, 4a² बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, है ना। किससे आ गया, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट आ गया।
तो हम लोग इसी तरीक़ा से और भी सवाल करते हैं, है ना। सवाल देख लो, बहुत ईजी सवाल है, इससे सवाल जो बनता है बहुत ईजी सवाल बनता है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ईजी है, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो फिर टफ होता है। जैसे और भी सवाल देखो, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरीक़ा से एक क्यूब ले लो, ऐसे है, एक क्यूब ले लो यहाँ पे ऐसे। हाँ भाई, पॉज करते जाना और उसके बाद इसमें बनाना, ठीक है। ऐसे है, ये वाला है क्यूब है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है क्यूब, और जिसका साइड कितना है, साइड ए है, ठीक है। एक क्यूब है ऑफ साइड ए का। अच्छा, इसका नामकरण कर दो, ये ए है, ये कितना बी, ये सी, और ये डी है ई, और ये एफ जी, और ये क्या हो गया एच हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दिया हुआ है ई नोट आई कैप, और क्या दिया हुआ है 2 ई नोट जे कैप, एंड यहाँ पर दिया हुआ है 3 ई नोट के कैप, ठीक है। तो जो पहला सवाल है बोला गया, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, फाइंड पहला फ्लक्स थ्रू, यहाँ पे फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। ईच सरफेस का मतलब जैसे मान लो कि पहले बोला ABCD से बता दो, दूसरा बोलेगा फ्लक्स थ्रू, यहाँ पर क्या आ जाएगा ABCD नीचे वाला हो गया। दूसरा ऐसे मान लो कि EFGH से बता दिया कि EFGH से कितना फ्लक्स आएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू जो हो जाएगा ABGH से पूछ लेगा। फिर चौथा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, चौथा तुमसे पूछ लेगा, ये वाला नीचे ऊपर हो गया, ये पीछे वाला लिख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स थ्रू, यहाँ पर आ जाएगा CDEF आ जाएगा, एंड पांचवा जो आ जाएगा वो कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया। फ्लक्स थ्रू जो हो जाएगा होगा EFGH हो जाएगा, और एक साइड वाला हो जाएगा, ये साइड वाला इधर हो गया है क्या AD, यहाँ पे नहीं हुआ है ना ADE या फिर BC अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो ना। यहाँ पर क्या क्या हुआ, EFGH हो गया ऊपर वाला, ABCD नीचे वाला, ABGH हो गया है, ABGH हो गया सामने वाला, CDEF हो गया, CDEF पीछे वाला हो गया, और EFGH कहाँ से, ऊपर वाला हो गया। EFGH 2 बार आ गया, ये हटा दो EFGH, ए वाला लिख लो इधर, ए फ्लक्स थ्रू द, यहाँ पर लिख जा सकता है क्या AD क्या हो जाएगा E और H हो जाएगा, और जो छठा हो जाएगा वो ये वाला साइड लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा BC, और क्या हो जाएगा FG हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉज करें और इसको सॉल्व करें, पॉज करने के बाद सॉल्व करें, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है ना, मज़ा आ जाता है। और सातवां लिख दो फ्लक्स थ्रू द क्यूब, पूरा नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो नेट फ्लक्स किसके द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हो कि थ्रू द, यहाँ पर लिख सकते हो क्यूब, कि क्यूब से नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं, पहला से स्टार्ट करते हैं। जब पहला हम लोग करेंगे, यहाँ पे पहला पे जब हम काम करेंगे तो ABCD से कितना होगा, तो सबसे पहले हमको पता है XYZ पहले पता हो जाना चाहिए इसमें। जैसे कि ये X है, और ये वाला क्या हो गया, ये Y हो गया, है ना, और ये वाला क्या मान लो एक्सिस मान लो, Z एक्सिस मान लो, 3 एक्सिस मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना है कि ABCD का एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या नीचे की ओर होगा। पहले एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा निकालते बैठो, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। एरिया वेक्टर अगर देखोगे तो ये माइनस में A² जे कैप होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है, तो यहाँ से फ्लक्स सिंपली क्या लिख दोगे, E.A लिख दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो सिर्फ सेम वाला के साथ ही काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम वाला के साथ ही वैल्यू आता है, अदर वाला के साथ 0 हो जाता है। तो जे वाला के साथ ही वैल्यू आएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस में 2 E0A² हो जाएगा। और इजिली ऐसे भी समझ सकते हो कि X वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा। K वाला भी देखो, K वाला भी उसी के प्लेन के एलोंग ही जाएगा, पैरेलल होकर जाएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। सिर्फ क्रॉस कौन सा कर सकता है, सिर्फ जे कैप वाला क्रॉस कर सकता है। तो फ्लक्स थ्रू द क्या आ गया, यहाँ पर अगर देखोगे तो ये आ गया ABCD।
उसी तरह सेकेंड में देखोगे तो फ्लक्स थ्रू द ई एफ जी एच निकालना है, ई एफ जी एच निकालना है ना सेकेंड में। तो पहले सेकेंड में एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा क्योंकि एरिया वेक्टर हर का निकालना है। तो ई एफ जी एच में भी देखोगे तो क्या नॉर्मली आउटवर्ड होता है, बिकॉज जो सरफेस दिया हुआ है वो क्लोज सरफेस है, तो क्या बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा भाई, समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ऊपर की ओर अगर होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा तो प्लस में जे कैप हो सकता है। तो फ्लक्स थ्रू द लिख सकते हो ई एफ जी एच लिख सकते हो, और ई डॉट ए करोगे तो फिर से जे वाला के साथ ही काउंट होगा, तो जे क्या होगा 2 ई नोट, तो यहाँ पर से 2 ई नोट और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये फ्लक्स थ्रू द क्या हो गया, ई एफ जी एच हो गया। बस इतना ध्यान रखना, ये वाला जो कहानी करा रहे हैं बिल्कुल ढंग से सोचो, ढंग से समझो। एरिया वेक्टर निकालें और डायरेक्ट ई डॉट ए खेलें, जे के साथ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। हमेशा याद रखना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये वाला के कारण क्रॉस नहीं करेगा, ये वाला के कारण भी क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स नहीं आएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स नहीं आएगा। पर देखो सेकेंड अपना आ गया, ये ए स्क्वायर, यहाँ से ई एफ जी एच आ गया। उसी तरीका से तीसरा में आ जाते हैं। जब तीसरा वाला सवाल में आएंगे तो क्या आ गया, ए बी जी एच। चलिए ए बी जी एच के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, एरिया वेक्टर क्या होगा बता दीजिए ढंग से, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा, ई एफ जी एच ना, यहाँ सॉरी ए बी जी एच, तो ए बी जी एच, क्या ये एरिया बाहर की ओर होगा, और क्या ये डायरेक्शन जेड है तो जेड में क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, और के कैप में भी पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर के कैप। अब बता दो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या लिखोगे, ई डॉट ए लिखोगे और ए बी जी एच होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है और एरिया वेक्टर सिर्फ के कैप में है, तो आंसर भी सिर्फ के कैप में आएगा। तो यहाँ से 3 ई नोट ए स्क्वायर लिख सकते हो। चौथा में अगर देखोगे तो एरिया वेक्टर जो होगा वो अगर ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर चौथा में क्या होता है, चौथा में क्या निकालना है, सी डी ई एफ निकालना है। तो अगर आप देखेंगे सी डी ई एफ निकालना है तो सी डी ई एफ कहाँ पर है, तो सी डी ई एफ पीछे वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, क्या एरिया बाहर की ओर होगा, तो बाहर मतलब क्या जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर के कैप। तो फ्लक्स थ्रू द आप निकालेंगे सी डी ई एफ से, सी डी ई एफ से, तो ई डॉट ए खेलेंगे, ई डॉट ए खेलेंगे तो फिर से के कैप के साथ ही अटैच होगा क्योंकि सिर्फ के कैप है। तो के कैप के साथ जब अटैच करेंगे तो ये दोनों के कारण तो ऐसे भी जीरो ही होना है, तो सिर्फ ये होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 ई नोट ए स्क्वायर हो जाएगा। ये फ्लक्स थ्रू द सी डी ई एफ आ गया। इसको पॉज करते जाएं और लिखते जाना। पांचवा हम लोग निकालते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, अगर हम पांचवा का बात करें तो पांचवा के लिए फिर से एरिया वेक्टर निकालना होगा। तो इसके लिए क्या है, ए डी ई एच है। तो यहाँ पर देखेंगे ए डी ई एच मतलब ये वाला सरफेस है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड मतलब एक्स डायरेक्शन में, और उसमें भी एक्स में नेगेटिव एक्स में आ गया। तो यहाँ से माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है तो हम निकाल रहे हैं किससे, ए डी ई एच से। तो ए डी ई एच से तो यहाँ पर आप खेलेंगे ई डॉट एरिया वेक्टर, तो आई आई के साथ सिर्फ होगा क्योंकि ऑल अदर के साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नोट ए स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीका से 6 में अगर देखेंगे तो 6 यहाँ पर ए डी ई एच हो गया, ई डॉट ए हो गया, ठीक है। तो माइनस में ई नोट ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 6 में क्या है, बी सी एफ जी। बी सी एफ जी जरा ढूंढो भैया, जरा ढूंढ लिया। तो ये है बी सी एफ जी, है ना, ये क्या है देख लें, बी सी एफ जी है भाई। तो भाई मज़ा आने वाला है, देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर जल्दी से बता दो। तो ये वाला के कारण देखोगे तो क्या बाहर की ओर भागते हुए नजर आएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप। तो फिर से अगर आप फ्लक्स निकालेंगे बी सी एफ जी, सही है ना, बी सी एफ जी के अकॉर्डिंगली निकालेंगे आप। तो ई डॉट ए करेंगे, ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, एरिया वेक्टर भी सबको पता है, पर यहाँ पर सिर्फ आई कैप में है तो यहाँ सिर्फ आई कैप के साथ ही होगा।
डॉट प्रोडक्ट में आई के सेम के साथ होता है, तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा यहाँ पर ई नोट ए स्क्वायर। एंड लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कल इससे एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे, एक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, जब आप नेट फ्लक्स करेंगे तो क्या सबका सम करना पड़ेगा, है ना। फ्लक्स थ्रू द, यहाँ पर ए बी सी डी, फ्लक्स थ्रू द ई एफ जी एच, प्लस में फ्लक्स थ्रू द ए बी जी एच, प्लस में फ्लक्स थ्रू द सी डी ई एफ, प्लस में फ्लक्स थ्रू द ए डी ई एच, है ना, प्लस में फ्लक्स थ्रू द बी सी एफ जी, है ना। तो ये अगर आप करेंगे तो देखेंगे फ्लक्स जीरो आ रहा है। ये आप बिना बनाए भी बोल सकते थे, अगर पिछले क्लास का थ्योरी आप पढ़े होंगे तो ये वाला चीज़ आप बिना बनाए बोल सकते थे। याद करें हम कल क्या पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, कि बोले थे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा तो क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स आता है वो जीरो होता है। और हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, तो देखिए नेट फ्लक्स का वैल्यू जब आप सारा जोड़ेंगे तो आपका जीरो आएगा सॉल्व होकर। आप करो तो नेट फ्लक्स मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इस तरीक़ा से सवाल करते हैं, है ना, और भी अच्छे से सवाल पे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा फ्लक्स से कोई सवाल छूटना नहीं चाहिए, ऐसा सवाल हम लोग कर लेंगे, इतना ज़्यादा कर लेंगे फ्लक्स से सवाल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं और एक दो सवाल करते हैं, है ना, एक अच्छा सवाल कर लेते हैं इसी में, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरीक़ा से है, ऐसे मान लिया जाए कि हमारे पास ये x है और ये क्या है, z है, और ये है y। अब यहाँ से l दूरी पर देखिएगा, यहाँ से कितना दूरी पर, l दूरी पर एक क्यूब रखा गया है। क्या रखा गया है, क्यूब, इस तरीक़ा से क्यूब रखा गया, ठीक है। एक क्यूब है जिसका साइड क्या है, a है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है ई नोट एक्स आई कैप दे रखा है। ई नोट एक्स आई कैप मतलब एक्स के अनुसार वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सवाल ये किया गया कि फाइंड ये फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यहाँ से किया गया। तो चलिए पहले पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, और पॉज करने के बाद जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए हो गया, आइए देखते हैं यहाँ से। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ जाएगा ये सवाल बनाकर, भाई बहुत मज़ा आएगा। तो देखें इसमें क्या होगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो फ्लक्स आएगा ओनली टू सरफेस के कारण आएगा। ऊपर से ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप का दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है वो दिखाई जो दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म है, आप कैसे करें। नॉन यूनिफॉर्म वाला तो एरिया छोटा सा लेके बनाने के लिए बात किए थे। नहीं, एक ऐसा ये है कॉन्सेप्ट, ये बिना एलिमेंट लिए बनाया जा सकता है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, लग रहा है देखने में, पर नॉन यूनिफॉर्म जैसा सवाल नहीं बनेगा। देखना ये मज़ा आएगा, बहुत ही मतलब नॉर्मल तरीका से बना सकते हो सवाल। कॉमन सेंस से अपना सोच के जरूर देखना, पॉज करके, मज़ा आ जाएगा। अगर दिमाग मतलब अगर क्लिक कर गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। इस पर सोचो कैसे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताओ कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो होगा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिसका एरिया वेक्टर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा उसी के कारण फ्लक्स आएगा। अब सोचो ये ऊपर वाला के कारण फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, तो एंगल 90 डिग्री होगा। उसी तरीका से नीचे वाला के कारण भी क्या होगा, नीचे वाला के कारण जो होगा वो भी जीरो होगा। इधर वाला के कारण आएगा, देखियो इसका x में है और इसके कारण भी x में है। क्या बाकी के कारण नहीं आएगा, क्योंकि सामने जो है उसके कारण z में आएगा और इसके कारण भी z में आएगा। मतलब जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन x में है उसी के कारण फ्लक्स आएगा। और ऐसा हमको सिर्फ दो सरफेस नजर आ रहा है, एक ABCD और एक है EFGH। बस ये दो सरफेस, एक A सरफेस से और एक A सरफेस से फ्लक्स आएगा। तो जब आप इसमें कार्य करेंगे, सरफेस का लेकर चलेंगे, सरफेस ABCD लेके चलेंगे, तो वहां पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E नोट L I कैप आएगा। कैसे देखें, x का वैल्यू यहां तक कितना है, L है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E नोट L I कैप हो जाएगा।
अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद वहां का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या एरिया वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में होगा? क्योंकि नॉर्मली आउटवर्ड होता है फॉर क्लोज सरफेस के लिए, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो क्या आप यहां पर माइनस ए स्क्वायर आई कैप कर लेंगे? बिकॉज यहां पर ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि यहां पे जो है साइड कितना है? ए है, तो एरिया हो गया ए स्क्वायर। तो फ्लक्स थ्रू द ABCD जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? यहाँ पर देखें, यहाँ पर निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो देखिए II1 हो जाएगा, तो माइनस E0L A स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द ये क्या निकल गया? ABCD निकल गया, फ्लक्स थ्रू द ABCD। अच्छा, उसी तरीका से अगर हम सरफेस किसके लिए बात करें, क्योंकि हम 2 सरफेस डिसाइड कर चुके हैं, तीसरा सरफेस आ ही नहीं सकता जिससे फ्लक्स निकाला जा सके। तो फ्लक्स अगर हम EFGH से निकालें, क्योंकि ये 2 ही सरफेस है जिसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो x के अलॉन्ग होगा, तो हम x के अलॉन्ग में जिसका डायरेक्शन है उसी के कारण आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन x में ही है। तो सरफेस EFGH के कारण जब एरिया वेक्टर आप निकालेंगे तो इसके लिए नॉर्मली आउटवर्ड होगा और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो क्या यहाँ से A स्क्वायर आई कैप आप लिख सकते हैं। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का अगर आप देखेंगे तो E0 यहां से आ जाएगा L प्लस A। मजा आ जाएगा भाई, इस चीज को सोच लो, देख नॉन यूनिफॉर्म जैसा नहीं है। आप इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो ये लेंथ कितना हो गया? यहां से लेके यहां तक L है और यहां से यहां तक A है, तो टोटल कितना हो जाएगा? L प्लस A हो जाएगा। तो x के जगह पर L प्लस A पुट कर दें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आई कैप के साथ। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट खेलेंगे, क्या E डॉट ए कैप खेलेंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या II1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा E0 A स्क्वायर L प्लस कितना हो जाएगा? A। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? नेट फ्लक्स निकालना है, हमको अलग अलग नहीं निकालना था। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स थ्रू द ABCD एंड फ्लक्स थ्रू द क्या हो जाएगा भैया? EFGH हो जाएगा। तो ABCD से कितना आ गया है? माइनस E0L A स्क्वायर, और इससे कितना आ गया है? E0 A स्क्वायर L प्लस A। तो देखिए ये वाला जब अंदर जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? यहाँ पर देखें E0 AQ, तो यहाँ पर क्या आ गया? नेट फ्लक्स। तो सर यहाँ पर क्लोज सरफेस था पर नेट फ्लक्स तो 0 नहीं आया, लेकिन याद रखे हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जाके क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स 0 आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसीलिए फ्लक्स का वैल्यू 0 नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए नॉन यूनिफॉर्म जैसा भले ही है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म जैसा नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सॉल्व साधारण तरीका से किया गया। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर सॉल्व करें तो बहुत टफ होता है, पर हम लोग उसको आसान बनाने के लिए एक टर्म पढ़ते हैं जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहेंगे, और सॉलिड एंगल से ही हम सारा क्वेश्चन करते हैं। बाद में ये पता चलेगा कि सॉलिड एंगल से ही हम लोग सारा चीज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला कुछ सवाल है ना, सारा सवाल हम लोग सीख ही लेते हैं। जैसे क्लोज सरफेस के लिए यहाँ फिर से हमारा इसके पीछे वाला क्वेश्चन में भी समझ में आ गया था, इससे पीछे जो क्वेश्चन कराए थे जिसमें नेट फ्लक्स 0 आया था, तो वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यूनिफॉर्म हो और सरफेस अगर क्लोज हो तो वहाँ पे जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फ्लक्स को लेकर थोड़ा सा, है ना। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ये चार्ज है, ऐसे ये कोई स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर पार्ट है। अब यहाँ पर कोई मान लेते हैं चार्ज Q रख दिया गया, सेंटर पे अभी रखा हुआ है, और ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? R है। अब भाई ये जो चार्ज है, ये चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है भाई। तो क्रॉस कर रहा है सरफेस को, और सरफेस को क्रॉस करेगा मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को क्रॉस करता है तो नंबर्स ऑफ जो लाइंस होता है वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स होता है। तो बताएं कि फ्लक्स कितना होगा थ्रू द सरफेस? फ्लक्स यहाँ से आएगा थ्रू द सरफेस, है ना। हर टाइप का हम लोग पढ़ लेते हैं, वो मज़ा आता है भाई। आप फ्लक्स बता रहे हैं ना, जितना भी बताते जा रहे हैं, देखना एग्जाम में सब आया हुआ मिलेगा, सारा एग्जाम में कॉन्सेप्ट टच किया हुआ ही मिलेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
हम लोग जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। मतलब हर इंस्टेंट पर जैसे ही हर पॉइंट पर देखा जाए स्फीयर के हर पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसको हम नॉन यूनिफॉर्म जैसा सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पर लिख सकते हो कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले एक छोटा सा एरिया लेंगे और उस एरिया पे काम करेंगे। ई डॉट डी एस पे छोटा सा एरिया लेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं सरफेस पर। छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया क्या हो गया, ds हो गया। अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर हो गया, ध्यान देना। अच्छा ये एरिया है तो यहाँ पर नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है भाई, नॉर्मली आउटवर्ड ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ये ds का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रेडियली ही होता है स्फीयर में भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है भाई। इसके कारण यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एरिया लिया गया है तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होता है, और नॉर्मली आउटवर्ड होता है स्फीयर के लिए, तो नॉर्मली आउटवर्ड हो गया। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर हम काम करें, है ना, स्मॉल एलिमेंट पर काम कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एलिमेंट पर अगर हम काम करें तो जो फ्लक्स आएगा यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा क्या, KQ बटा R स्क्वायर हो जाएगा भाई। यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KQ बटा R स्क्वायर। R क्या है, कैपिटल है, ये वाला कैपिटल R लिया गया है, तो KQ बटा R स्क्वायर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, KQ बटा R स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, ये ds रहने दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 क्यों होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। अब ये ध्यान से देखिए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ गया, KQ, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। अब भाई ये बचपन से जानते आ रहे हैं, मजा मतलब पहले से ही जान रहे हैं ये सब। इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या, पूरा सरफेस का एरिया भाई। इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या होगा, पूरा सरफेस का एरिया, क्योंकि ये छोटा सा ds लिया गया। ऐसा ds पूरा में ले सकते हैं, तो ds का मतलब एक हुआ, फिर ds हर एलिमेंट के कारण करेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन ds का मतलब टोटल एरिया। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, देखना Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और क्या ये एरिया 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखिए एक सुंदर सा रिजल्ट आ जाता है आपके सामने, जो मजा आ जाता है। कैसे मजा आएगा, देखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मजा आ गया भाई। अरे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस मतलब रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर R रेडियस हो, चाहे आपका 2R रेडियस हो, चाहे आपका 3R रेडियस हो, भाई फ्लक्स का वैल्यू अगर ये चार्ज Q है तो कोई भी सरफेस से पूछ ले, हर सरफेस से कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मतलब अंदर में कितना चार्ज है और बटा में सीधा एप्सिलॉन नॉट कर दो, खत्म। यहां पर देखें रेडियस R पर किए, पर अगर ये रेडियस 2R का भी होता ना तो भी फ्लक्स Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही आता, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो R से इंडिपेंडेंट है, रेडियस से इंडिपेंडेंट है, पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। यहां पर देखें तो नजर आ जाएगा और अच्छा सा रिजल्ट नजर आता है। तो ये जो है यहां पर ये कह सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ठीक है, इसको लिखें, अभी और समझाते हैं, इसमें मजा आता है इसको करने में। ठीक है, पॉज करके लिखें। हाँ भाई, तो हम लोग कर रहे थे क्या, फ्लक्स हम लोग को हो गया।
अब छोटा छोटा चीज़ पे और आगे बढ़ते हैं, है ना। छोटा छोटा चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा और सोच लेते हैं। जैसे इसी पे बोल रहे थे कि एक स्पेयर लिए थे, स्पेयर के अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ था, तो जो फ्लक्स आ गया वो कितना आ गया, Q बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये रेडियस इंडिपेंडेंट है। सर ये फील नहीं आ रहा है सर, रेडियस जब बढ़ा सर तो एरिया उरिया पे तो आना चाहिए चेंज, एरिया जब चेंज होगा तो सर कहानी तो उल्टा होना चाहिए। समझाते हैं, अभी ये बोले थे डेफिनेशन बताते वक्त आपको कि वो वाला डेफिनेशन फील करें जो नंबर ऑफ लाइन वाला बताए थे, और उससे आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक बात बताइए, अगर ये रेडियस r है और एक रेडियस आप 2r ले लिए, ये रेडियस क्या ले लिए, 2r ले लिए, अब बताइए क्यू चार से कितना लाइंस गुजर रहा है, जितना भी लाइंस गुजर रहा होगा, ऐसे आप समझने का प्रयास करें। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग इन एरिया, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस या क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया। अब आप बताइए कि जितना लाइन ये वाला सरफेस से गुजर रहा है, क्या उतना ही लाइन तो बाहर वाला भी सरफेस से ना गुजरेगा? तो फ्लक्स यही तो है कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, इट इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन। जितना नंबर ऑफ लाइन पास होगा उतना फ्लक्स आएगा, जितना नंबर ऑफ लाइन पास होगा उतना फ्लक्स होगा। 6 लाइन पास हुआ तो फ्लक्स का वैल्यू 6 होगा, 10 लाइन पास हुआ तो फ्लक्स का वैल्यू 10 हुआ। तो भाई जितना लाइन ये वाला से पास हुआ उतना ही लाइन ये वाला से पास हुआ। देखिए कॉन्सेप्ट जैसे ही वो वाला सीखे, इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये नहीं लगेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है कि R वाला के साथ भी वही, 2R वाला के साथ भी वही, सर एरिया उरिया तो चेंज हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है भाई कि जितना लाइंस अंदर वाला से क्रॉस कर रहा है, बाहर वाला से उतना ही लाइन क्रॉस कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और मजे की बात बताएं, उसमें और झटका लगने वाला है, बता दें। सोचो कि अगर यहां पे Q सेंटर पे ना रखकर हम यहां Q रख दिए, तब बता दो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? पहले बोले यार सर कैसे लिखे? भाई ये कैसे नहीं, ये Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये क्या बता दिए सर? हाँ यही होगा। सोचो ये कैसे होगा भाई, कैसे होगा? अरे भाई फिर भी तो उतना ही लाइन पास होगा ना, सोचो ना। हाँ एक तरफ ज्यादा लाइन पास होगा, तो हमको एक पार्टिकुलर सेक्शन पे थोड़ी ना निकालना है, हमको तो टोटल पे नहीं निकालना है। तो हर जगह तो उतना ही लाइन क्रॉस कर रहा है। यहां Q से देखें, क्या हर जगह लाइन जो क्रॉस करेगा, भाई ध्यान से देखो, यहां हो सकता है सेंटर से पर रख रहे थे तो हर जगह से यूनिफॉर्मली चार्ज का लाइंस निकल रहा होगा। मान लिया जाए हम इधर कर दिए तो इधर से थोड़ा ज्यादा लाइन जाएगा, इधर से कम जाएगा, पर हम ऑल ओवर सरफेस जोड़ें तो नंबर ऑफ लाइन तो बाबू सेम ही है, तो फ्लक्स तो हम सेम ही लिखेंगे जितना इधर था। मतलब यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि इट इज independent of shape and size। कहने का मतलब कि कोई भी अगर चार्ज किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर हो तो उसका फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे कि आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज, जैसे कि जो क्यूब ले लीजिए आप, सिलेंडर ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आपको बोला गया कि बताएं ये क्यूब लिया गया है, ये क्यूब है यहाँ पर जिसका साइड कितना है, ये क्यूब है जिसका साइड कितना है, ए है। अब इस क्यूब साइड ए है और इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है या अंदर कहीं भी रखा हुआ है, तो बता दें कि इसका फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपली क्या लिख देंगे, Q बटा एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जितना नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर निकलेगा उतना ही नंबर ऑफ लाइन तो यहाँ पर भी निकलेगा और उतना ही नंबर ऑफ लाइन यहाँ भी निकलेगा। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन है। तो जितना लाइंस यहाँ पर चार्ज, वो सेम चार्ज है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है हर जगह, देख लो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो जितना लाइंस स्पेयर वाला में से क्रॉस करेगा उतना ही लाइंस हमारा क्यूब वाला से क्रॉस करेगा। और हम बोले थे कि हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म से हमेशा फंसते हुए अच्छे क्वेश्चन में नजर आओगे, पर अगर डेफिनेशन इस प्रकार से याद रखो कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन वाला जो अगर आप याद रखेंगे उस जगह पे, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है।
जैसे आप सिलेंडर भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि आप यहाँ पर ऐसे सिलेंडर ले लिए, इस तरीक़ा से सिलेंडर ले लिए और यहाँ पे चार्ज Q है आपका, तो यहाँ पर अगर आपसे फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर पूछा, यहाँ पे बोला कि फ्लक्स बताएं सिलेंडर से कि कितना सिलेंडर से होगा, तो आप सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं, Q बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी चार्ज रख दीजिए, जो फ्लक्स आता है फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर वो कितना आता है, Q बटा कितना आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। कितना आ जाता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाता है फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, पॉज करें। हाँ भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ हो तो उसके कारण जो फ्लक्स आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज होता है। सीधा सीधी हम क्या लिखते हैं, Q बटा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। चलिए, अगर इसका मतलब अंदर में चार्ज होना चाहिए तभी होगा आपका फ्लक्स, लेकिन अगर यही चार्ज अगर बाहर हो, चार्ज इज placed outside of a sphere, then net flux is equal to 0। Why? क्यों? ये चीज को समझते हैं। जैसे कोई भी क्लोज सरफेस है हमारा, अब चार्ज ना अंदर ना रखकर कहाँ रखा गया, चार्ज को बाहर रखा गया। भाई अंदर रखा गया तो बाहर रखा गया, अब तब बताना फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 कैसे। सोचे, ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहा है सर फ्लक्स 0 कैसे कर दिए सर, लाइन तो क्रॉस कर रहा है सर, दोनों तरफ से कर रहा है, इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है सर, तो ऐसे कैसे होगा। देखिए कैसे 0 होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ले तो यहाँ पर का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या इधर होगा, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। एंगल बताएं क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90। तो अगर आप हाफ पोर्शन ऑफ स्फीयर देखेंगे, यहां पर हाफ पोर्शन ऑफ स्फीयर देखेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा, देखें E डॉट यहां पर E dA cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, मतलब ऑल ओवर वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए कैसे, क्योंकि जितना लाइन एंट्री करेगा उतना ही लाइन बाहर भी जाएगा, ये बात कंफर्म है। जितना लाइन एंट्री किया उतना ही लाइन हमारा क्या गया, बाहर भी गया। तो यहाँ पर देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है तो फ्लक्स भी नेगेटिव होगा। मतलब अच्छा, उसी तरह हाफ पोर्शन ऑफ स्फीयर, हाफ यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर हो गया है ना, या फिर हाफ ऐसे नामकरण कर दो, ये हो गया A, ये हो गया B, हो गया C और ये हो गया D। तो हाफ ABCD पोर्शन, हाफ पोर्शन ABC। अब नेक्स्ट हाफ पोर्शन, नेक्स्ट हाफ यहाँ पर से क्या कर लो, नेक्स्ट हाफ पोर्शन क्या हो जाएगा, AD और यहाँ से हो जाएगा C। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हाफ पोर्शन ADC, तो फ्लक्स का वैल्यू अगर देखेंगे तो EDA cos थीटा से क्या होगा, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाए, नहीं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आएगा, बिकॉज यहाँ पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड करेंगे तो इस तरीका से जाएगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इससे बीच का जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री से छोटा बन रहा। तो अगर cos थीटा में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो भाई नेट फ्लक्स कितना हो जाता है, नेट फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है सर। तो कैसे 0 क्यों सर, नेगेटिव पॉजिटिव है तो शायद पॉजिटिव वाला ज़्यादा होगा, नेगेटिव वाला कम होगा, तो घाट उठ के कुछ आएगा। कैसे कैसे कर दिया ज़्यादा होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों, जितना हाफ पोर्शन में लाइन एंट्री लेगा उतना ही तो निकलेगा ना, और जितना ये एरिया का वैल्यू है उतना ही एरिया का वैल्यू ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम ही है भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो सोच के देखो कि जितना यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर यह स्फीयर पे जितना एंट्री लिया उतना ही आउट हो गया, तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स था उतना ही यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव फ्लक्स हो गया। भाई ऑल ओवर कैंसिल आउट हो जाता है, बस इतना ध्यान में रखना, ऑल ओवर कैंसिल आउट होकर नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब आपको रटना क्या है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस से चार्ज अगर बाहर हो, कोई भी क्लोज सरफेस से अगर चार्ज का वैल्यू क्या हो, बाहर हो,
अगर चार्ज का वैल्यू क्या हो, बाहर हो, तो उस सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो फिर से पॉज करके लिख लें। चलो भाई, तो और इससे रिलेट करके भी सवाल कर लिया जाए थोड़ा बहुत। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये है, इस तरीका से स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, हेमी हॉलो स्फीयर है सब, हेमी हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हेमी हॉलो स्फीयर है, रेडियस आर है सबका। 3 डायग्राम बना रहे हैं, देखना, एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और एक और डायग्राम बना लो ऐसे, यहाँ पे इस तरीका से। तो हेमी हॉलो स्फीयर तीनों है, ठीक है, रेडियस आर है। एक में चार्ज देखो यहाँ पर दिया गया है Q, एक में चार्ज यहाँ पर दिया गया है Q, और एक में चार्ज इसके सेंटर पे दिया गया है, इसके सेंटर पे चार्ज दिया गया है Q। अब तीनों में बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द, फाइंड फ्लक्स, यहाँ तीनों में बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमी हॉलो स्फीयर से, हेमी हॉलो स्फीयर से फ्लक्स निकालकर बताना। चलो, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये अंदर चला गया चार्ज, ये सरफेस जो है, ये हेमी हॉलो स्फीयर है, क्लोज है, तो ये चार्ज देखे अंदर है, ये Q। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आ जाएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, चार्ज बाहर है, तो बाहर वाला चार्ज के कारण जो फ्लक्स होता है वो वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन सर यहाँ वाला, तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे, मतलब प्रैक्टिस पे आने पर ही पूरा अच्छे से क्लियर होता है, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करें सीखने का। हमेशा क्या कर लिया करें कि इसको क्लोज करने का प्रयास किया करें। अगर यहाँ पर है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये असलियत में ऐसे है, देखें ये ऐसे है, यहाँ पे रखा हुआ, तो इस सरफेस को पहले क्लोज कर लें। क्यों क्लोज करें, क्योंकि क्लोज करने पर हमको पता है कि कितना होता है। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे इस तरीका से, तो आपका जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा। लेकिन हमको पूरा में चाहिए कि आधा में चाहिए, आधा में चाहिए, तो ये 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। पहले पूरा क्लोज मान लें और उसके कारण निकालें, तो कितना आ जाएगा, Q/ε0 आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर हमको पूरा में चाहिए कि आधा में चाहिए, हमको आधा में चाहिए, तो भैया 2 से डिवाइड कर दो ना, काम बन गया हमारा। तो कितना आ जाएगा, Q/2ε0, ठीक है, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग अब करते हैं। नेक्स्ट सवाल, पॉज करें और ये सब लिखें। चलो भाई, और आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे सवालों में मज़ा आएगा सवाल करने में। चलो भाई, तो अगर हम लोग आगे का सवाल पे कौन करें, जैसे हम लोग नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्या होगा सवाल, जैसे मान लिया जाए कि क्लोज का जब बात आ रहा है तो थोड़ा सा और भी अच्छा क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा क्यूब है ना, क्योंकि हम क्लोज पे काम कर रहे हैं तो क्लोज पे ही काम कर लिया जाए थोड़ा। ये वाला जो है मेरे लिए ये है इस तरीका से, ऐसे है ना, ये है हमारा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीका से है, या एक काम करो थोड़ा सा और इजी करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास पहले एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेट है, देख लेते हैं ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है, और जिसका साइड क्या है, ऑफ साइड ए है, ठीक है। और यहाँ से a/2 दूरी पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। अब Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ जाएगा, तो ये वाला सरफेस से भी क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट, फाइंड फ्लक्स, यहाँ पर पूछ दिया फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। तो क्या करेंगे, अभी तरीका बताएं, इसको क्लोज करने का प्रयास करें। तो क्या ए साइड से क्यूब से इसको क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, ए साइड से इसको हम क्लोज कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो। देखो अगर ये साइड कितना हो,
ए साइड वाला से क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लोज करेंगे हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो फ्लक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि हम क्लोज कर दिए। हमारे पास टोटल सरफेस 6 है पर हमको तो एक ही सरफेस पर चाहिए। तो अगर आपको एक नामकरण कर दो ए बी सी डी और हमको सिर्फ चाहिए ए बी सी डी पर, किस में चाहिए, ए बी सी डी पर, ये तो क्यूब से निकल गया। पर हमको किससे चाहिए, ए बी सी डी पर, तो क्या हमको 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो 6 सरफेस से है, हमको एक सरफेस से चाहिए। तो 6 सरफेस से Q बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से क्या Q बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक सरफेस पर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। मज़ा आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही। चलिए तो ठीक है, नमस्कार। और बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, है ना। ठीक है, नमस्कार।